बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है मोनोसेक्राइड, जो कि सबसे सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स हैं। इस वीडियो के अंदर हम मोनोसेक्राइड के करैक्टरिस्टिक्स को स्टडी करेंगे और साथ इसकी कुछ एग्जांपल्स देखेंगे और उनके स्ट्रक्चर्स को भी स्टडी करेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट से स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले एक चीज़ ज़रूरी है कि कार्बोहाइड्रेट्स के लिए एक और टर्म भी यूज़ होती है जिसको कहते हैं सैकराइड्स। तो कार्बोहाइड्रेट जितने भी हैं उनको सैकराइड्स भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि सैकराइड का जो वर्ड है वो एक ग्रीक वर्ड सैकरॉन से निकला है, जिसका मतलब है शुगर। तो मोस्टली जो कार्बोहाइड्रेट हैं उनका टेस्ट जो है वो स्वीट होने की वजह से इनको सैकराइड्स भी कहा जाता है। तो अगर क्लासिफिकेशन की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट को हम 3 ग्रुप्स के अंदर डिवाइड करते हैं: मोनोसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड। मोनोसेक्राइड जो 1 यूनिट से मिलके बनते हैं, ओलिगोसेक्राइड जो 2 से लेकर 10 तक इसके अंदर मोनोसेक्राइड मिलके ओलिगोसेक्राइड बनाते हैं। जबकि अगर 10 से ज़्यादा मोनोसेक्राइड आपस में लिंक हो जाएं तो उसको हम पॉलीसेक्राइड का नाम देते हैं। लेकिन आज का हमारा मेन टॉपिक है मोनोसेक्राइड। इसके करैक्टरिस्टिक्स को देखेंगे और इसकी चंद एक एग्जांपल देखेंगे। तो मोनो का लफ्ज़ी मतलब होता है 1, सेक्राइड मीन शुगर, क्योंकि ये शुगर्स वो हैं जो एक ही यूनिट से मिलके बनती हैं। इनको सिंपलेस्ट शुगर या सिंपल शुगर्स भी आप कह सकते हैं। यानी कि जितने भी कार्बोहाइड्रेट हैं उनमें सबसे छोटा स्ट्रक्चर किसका होगा? मोनोसेक्राइड का। स्मॉल स्ट्रक्चर होने की वजह से इनका टेस्ट जो है वो क्या होता है? स्वीट होता है। इसमें ग्लूकोज की आप एग्जांपल ले सकते हैं। स्वीट होने की वजह यह है कि इनका स्ट्रक्चर छोटा होने की वजह से ये जो हमारे ज़ुबान के ऊपर टेस्ट को सेंस करने वाले बर्ड्स होते हैं उनके अंदर ये फिट आ जाते हैं, जिसकी वजह से इनका टेस्ट जो है वो फील होता है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो ये पानी के अंदर बहुत ईजीली सॉल्युबल हो जाते हैं। पानी इनको अंदर, ये भी इनके सिंपल स्ट्रक्चर की वजह से है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो इनको हाइड्रोलाइज नहीं किया जा सकता सिंपल शुगर्स के अंदर। क्यों? इसकी वजह यह है कि ये ख़ुद एक ही यूनिट से मिलके बने हैं। इनको मज़ीद फर्दर सिंपल शुगर्स के अंदर कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। ये ख़ुद बहुत ही सिंपल शुगर्स हैं। जबकि इसके मुकाबले में जब हम ओलिगोसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड जब पढ़ेंगे तो उसके अंदर आएगा कि उनको हाइड्रोलाइज किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर एक से ज़्यादा यूनिट हैं तो उनको मज़ीद फर्दर ब्रेक डाउन किया जा सकता है। मज़ीद अगर हम देखें तो केमिकली जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं, सिर्फ मोनोसेक्राइड नहीं, जितने भी पॉली हैं, ओलिगो हैं, वो भी इसके अंदर काउंट किए जाएंगे। वो सारे के सारे पॉलीहाइड्रोक्सी या तो एल्डिहाइड हैं या कीटोन हैं। तो एल्डिहाइड और कीटोन की हम कार्बोहाइड्रेट्स वाले पार्ट में पिछली वीडियो के अंदर डिटेल से बात कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसको ज़रूर देखें, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि मोनोसेक्राइड के अंदर जितने भी कार्बन होते हैं, सारे कार्बन के साथ लाजमी एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच होता है, सिर्फ एक कार्बन को छोड़ के, क्योंकि वो कार्बन फंक्शनल ग्रुप का हिस्सा होता है। यहाँ भी हम एग्जांपल लेते हैं ग्लूकोज की। ग्लूकोज के अंदर देखें कि इसके सारे कार्बन के साथ आपको एक OH ग्रुप मिलेगा, सिर्फ इस कार्बन को छोड़ के, जिसके साथ कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन यानी कि एल्डिहाइड ग्रुप यहाँ पे मौजूद है। तो इसके साथ क्यों नहीं है? क्योंकि ये इस कीटो या एल्डिहाइड ग्रुप का हिस्सा होने की वजह से इसके साथ OH ग्रुप अटैच नहीं होता। तो जैसे अभी हमने देखा कि जितने भी मोनोसेक्राइड या जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो या तो एल्डिहाइड होते हैं या कीटोन। तो दोबारा अगर रिवाइज़ कर लें तो एल्डिहाइड हम कहते हैं कि अगर कार्बोनल ग्रुप C डबल बॉन्ड O एक एंड पे मौजूद हो, एक सिरे पे मौजूद हो, उसको एल्डिहाइड ग्रुप कहते हैं। अगर वो कहीं सेंटर में या दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे आ जाए तो उसको कीटो ग्रुप कहा जाता है। तो ऐसी शुगर्स जिनके अंदर एल्डिहाइड ग्रुप हो, ऐसी शुगर्स को हम एल्डो शुगर्स कहते हैं, और जिनके अंदर कीटोन ग्रुप मौजूद हो उसको हम कीटो शुगर का नाम देते हैं। यहाँ पे हम एल्डो शुगर और कीटो शुगर को एक सिंपल से एग्जांपल के साथ समझते हैं। मोनोसेक्राइड की 3 कार्बन वाला मोनोसेक्राइड सबसे सिंपलेस्ट मोनोसेक्राइड होता है। मोनोसेक्राइड के अंदर 3 से कम कार्बन तो हो ही नहीं सकते, इसलिए हमको इसको सिंपलेस्ट कहते हैं। एल्डो शुगर में हम जो एग्जांपल ले रहे हैं वो है ग्लिसरल एल्डिहाइड। अब देखें कि इसके अंदर जो ऊपर ग्रुप है C डबल बॉन्ड O, वो एक एंड पे है, नीचे दोनों कार्बन के साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। तो ये 3 कार्बन वाला
जो शुगर है ग्लिसरॉल एल्डिहाइड, ये कौन सी शुगर काउंट होगा? एल्डो शुगर, क्योंकि इसके अंदर एल्डिहाइड ग्रुप है। इसी तरह से अगर 3 कार्बन वाले कीटो शुगर की बात करें तो उसमें आता है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। इसमें अगर आपको कार्बोनल ग्रुप है C डबल बॉन्ड O, वो सेंटर में नज़र आएगा। तो सबसे सिंपल कीटो शुगर अगर पूछी जाए तो वो है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन, और सबसे सिंपल एल्डो शुगर अगर पूछी जाए तो वो है ग्लिसरॉल एल्डिहाइड। और ये दोनों हम जब चैप्टर पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 11 बायो एनर्जेटिक्स, उसके अंदर इन दोनों का रोल भी आएगा कि जब ग्लूकोज टूटता है तो कैसे ये वहाँ पे बनते हैं और एक दूसरे के अंदर कन्वर्ट होते रहते हैं। नेक्स्ट, अगर हम मोनोसेक्राइड के अंदर कार्बन की तादाद देखें तो इसके अंदर कार्बन नंबर जो नेचुरल पाए जाते हैं मोनोसेक्राइड, नेचुरली, आर्टिफिशियल भी बना सकते हैं इनको, इनकी तादाद, कार्बन की तादाद 3 से लेके 7 तक होती है। तो अगर कार्बन की तादाद 3 है तो उसको हम ट्राइओज कहेंगे, अगर 4 है तो टेट्रोज, 5 है तो पेंटोज, 6 वाले को हेक्सोज और 7 वाले को हेप्टोज। तो इस तरह से 7 मैक्सिमम इनके अंदर ये पाई जाती है नेचुरल के अंदर। और इनका जनरल फार्मूला कहते हैं हम CH2ON। यहाँ पे N की तादाद कुछ भी हो सकती है, लेकिन कम से कम इसकी कितनी होनी चाहिए? 3 से कम वाला कार्बोहाइड्रेट काउंट नहीं होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि 3 से लेकर 7 तक जो कार्बन पाए जाते हैं जिन मोनोसेक्राइड के अंदर, उनमें से एक एक दो एग्जाम्पल अगर हम देखें, 3 कार्बन वाला ट्राइओज होता है, 4 कार्बन वाला टेट्रोज, 5 वाला पेंटोज। तो इस तरह से हेक्सोज और हेप्टोज, इनकी अगर एग्जाम्पल देखें हम तो ट्राइओज की अभी हमने स्ट्रक्चर जब देखा तो एल्डो शुगर में सबसे सिंपल 3 कार्बन वाली जो शुगर है वो है ग्लिसरॉल एल्डिहाइड, और कीटोन है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। इनका रोल क्या है वो हम देखेंगे। टेट्रोज जो है इसकी एग्जांपल है अरिथ्रोज। एल्डो शुगर की अगर बात करें, अगर 4 कार्बन वाले कीटो शुगर की बात करें तो वो अरिथ्रोलोज है। इसी तरह से 5 कार्बन वाले एल्डो शुगर की बात करें तो वो है राइबोज, लेकिन कीटो वाली इसके अंदर आ जाती है राइबोलोज। इसी तरह से हेक्सोज के अंदर सबसे कॉमन जो है मोनोसेक्राइड या हेक्सोज की अगर बात करें वो है ग्लूकोज। तो ग्लूकोज याद रखना है एक एल्डो शुगर है। जबकि 6 कार्बन वाली अगर कीटो शुगर पूछी जाए तो उसके अंदर आता है फ्रुक्टोज। और हेप्टोज वैसे बहुत रेयर है, लेकिन इसकी एग्जांपल आप सीडो हेप्टोलोज ले सकते हैं। अब देखते हैं कि ये जो सारे के सारे 3 से लेकर 7 तक वाले मोनोसेक्राइड हैं, ये इनका रोल क्या है, क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं, ये कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं। तो ग्लिसरॉल एल्डिहाइड और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन आपको मिलेंगे रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन जब हम पढ़ेंगे तो इनमें ये बनते रहते हैं, इनमें इंटरमीडिएट के तौर पे बनते हैं। इसके अलावा टेट्रोज जो है ये बहुत रेयर है, कुछ बैक्टीरिया के अंदर ये पाया जाता है। पेंटोज के अंदर अगर देखें तो राइबोज शुगर जो है वो बहुत कॉमन है DNA और RNA के अंदर। इसी तरह से ग्लूकोज और फ्रुक्टोज, तो आप देख सकते हैं कि सबसे मेन सोर्स हमारी एनर्जी का ATP का सोर्स क्या है? ग्लूकोज। सीडोहेप्टोलोज जो कि एक 7 कार्बन वाली शुगर है, ये पाई जाती है कैल्विन साइकिल के अंदर। नेक्स्ट, हम इसके अगर पेंटोज और हेक्सोज के स्ट्रक्चर की बात करें तो एग्जांपल्स के अंदर राइबोज का स्ट्रक्चर दिया हुआ है। तो राइबोज एक एल्डो शुगर है और इसके अंदर 5 कार्बन है। तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होगा कि कार्बनल ग्रुप एक एंड पे है, उस तरह से 5 कार्बन होंगे इसके अंदर। सारे कार्बन के साथ सिर्फ फर्स्ट वाले यानी कि कार्बोनाइल कार्बन को छोड़ के सबके साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच होगा, इसके अलावा बाकी हाइड्रोजन। सेकंड नंबर पे ग्लूकोज का स्ट्रक्चर इस तरह से होगा, ये भी एक एल्डो शुगर है, इसलिए इसका भी पहले नंबर पे कार्बोनाइल कार्बन होगा। बाकी उसके अंदर 5 कार्बन दे तो इसके अंदर 6 हो जाएंगे, वैसे OH ग्रुप अटैच होंगे। सिर्फ याद ये रखना है कि अगर इसका लीनियर स्ट्रक्चर क्वेश्चन के अंदर पूछ लिया जाता है तो थर्ड नंबर पे जो OH ग्रुप है ये याद रखना है इसके लेफ़्ट साइड पे है। राइबोज के अंदर सारे OH ग्रुप राइट साइड पे हैं, लेकिन ग्लूकोज का लेफ़्ट साइड पे है। एक और एग्जांपल अगर फ्रुक्टोज की अगर देखें, फ्रुक्टोज भी ग्लूकोज की तरह 6 कार्बन वाली शुगर है, लेकिन फ़र्क दोनों में ये है कि ग्लूकोज जो है वो एक एल्डो शुगर है,
यानी कि कार्बोनाइल कार्बन उसका बिल्कुल शुरू में है, जबकि फ्रुक्टोज एक कीटो कार्बन है, यानी कि कार्बोनाइल कार्बन इसका पहले नंबर पे नहीं बल्कि सेकंड नंबर पे है। बाकी वाला जो स्ट्रक्चर है इसको छोड़ के, यानी कि हाइड्रोजन और OH की पोजीशन बिल्कुल ग्लूकोज की तरह है। अगर आपको ग्लूकोज का स्ट्रक्चर आता है तो फ्रुक्टोज का आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं। बस ख्याल इस बात का रखना है कि इसके अंदर कार्बोनाइल कार्बन सेकंड नंबर पे हो। ये इनका लीनियर स्ट्रक्चर था। नेक्स्ट हम रिंग स्ट्रक्चर की बात करते हैं। रिंग स्ट्रक्चर इसलिए ज़रूरी है कि जो पेंटोज और हेक्सोज हैं, यानी कि राइबोज की एग्जांपल ले लें, फ्रुक्टोज या ग्लूकोज की एग्जांपल ले लें, इनको जब एक्वस सॉल्यूशन यानी कि सॉल्यूशन की हालत में डिज़ोल्व किया जाता है तो ये अपना लीनियर स्ट्रक्चर के बजाय रिंग स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाते हैं साइक्लिक फॉर्म के अंदर। रीज़न ये है कि इनकी जो रिंग स्ट्रक्चर है या साइक्लिक फॉर्म है इनकी वो लीनियर से ज़्यादा स्टेबल है, तो ये एक रीज़न है। लेकिन उससे पहले ये जानना ज़रूरी है कि रिंग की दो टाइप्स होती हैं। अगर 5 कॉर्नर वाला रिंग हो तो हम उसको फ्यूरॉन का नाम देते हैं, अगर 6 कार्बन वाला रिंग है तो उसको हम पायरॉन का नाम देते हैं। तो जो राइबोज है ना, राइबोज क्या करता है, 5 कॉर्नर वाला रिंग बनाता है, इसलिए 5 कार्बन वाले को हम फ्यूरॉन कहते हैं। और राइबोज बना रहे तो इसके रिंग स्ट्रक्चर को हम कहेंगे राइबोफ्यूरानोज। तो ये इस तरह से इसके देखें 5 कॉर्नर हैं, 5 कॉर्नर वाला फ्यूरॉन कहलाता है, तो राइबोज बना रहे तो राइबोफ्यूरानोज। जबकि ग्लूकोज क्या करता है, ग्लूकोज के अंदर 6 कॉर्नर वाला रिंग बनता है जिसको हम कहेंगे ग्लूकोपाइरानोज, और कुछ इस तरह से इसका स्ट्रक्चर बनेगा। तो ये तो हमने देखा कि कैसे का स्ट्रक्चर होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि ये जो रिंग स्ट्रक्चर है ये बनता कैसे है। फ़र्ज़ करें कि ये हमारे पास ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, लीनियर स्ट्रक्चर, और इस तरह से इसका रिंग स्ट्रक्चर होता है। अब ये लीनियर से साइक्लिक फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हुआ तो इसके अंदर कैसे ये स्ट्रक्चर बना। अगर हम इसके प्रोसेस को देखें तो इसके अंदर बेसिकली होता ये है कि वो कार्बन जो एल्डिहाइड ग्रुप का हिस्सा है, यहाँ पे कार्बन नंबर 1 बन रहा है, ये कार्बन, और लीनियर स्ट्रक्चर के अंदर जो सेकंड लास्ट कार्बन बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है कार्बन नंबर 5, इसकी ऑक्सीजन और कार्बन नंबर 1 के दरमियान बॉन्ड बनेगा, और इनके दरमियान जो हाइड्रोजन आ रहा है, ये वाला हाइड्रोजन, ये यहाँ से निकल जाएगा और ये ऊपर जाके वो जो डबल बॉन्ड वाली ऑक्सीजन थी उसके साथ अटैच हो जाएगा। वो जो डबल बॉन्ड था वो एक बॉन्ड टूट जाएगा और ये वहाँ पे अटैच होके OH ग्रुप बना देगा। तो इस तरह से कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 5 आपस में अटैच हो जाएंगे और उन दोनों के दरमियान ऑक्सीजन उनको जोड़ने का काम करता है, ब्रिज के तौर पे काम करता है। तो लीनियर स्ट्रक्चर के अंदर से अगर ये रिंग वाला अगर हम देखें तो ये कार्बन नंबर 1 होगा, वो वाला जिसके पास डबल बॉन्ड ऑक्सीजन थी, ये अटैच हुआ था सेकंड लास्ट कार्बन के साथ, तो सेकंड लास्ट कार्बन था, ये था कार्बन नंबर 5। अब ये दोनों अटैच हुए थे किसके थ्रू, इनके दरमियान ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन के थ्रू ये अटैच हो चुके हैं। और जो एंड वाला था बिल्कुल CH2OH 6 कार्बन था, वो बिल्कुल कार्बन 5 के साथ वैसे ही ऊपर अटैच रहेगा। तो इस तरह से आपने रिंग स्ट्रक्चर बनाना है। बाकी चीज़ें बिल्कुल सेम रहेंगी रिंग के अंदर। कार्बोनाइल कार्बन और सेकंड लास्ट जो कार्बन है इसको ऑक्सीजन के थ्रू आपने जोड़ देना है। बाकी जो HOOH की पोजीशन है वो आपने सिंपल ये याद रखना है कि जो चीज़ें लेफ़्ट पे आ रही हैं लीनियर स्ट्रक्चर के अंदर, जब रिंग बनाएंगे तो उनको ऊपर की तरफ लिखेंगे, जो चीज़ें लीनियर स्ट्रक्चर के अंदर राइट साइड पे थी उनको नीचे लिख देंगे। तो ये सिंपल है। अगर हम इसी तरह से इसी रूल को फॉलो करते हुए राइबोज का रिंग स्ट्रक्चर बनाएं तो राइबोज के अंदर 5 कार्बन होते हैं टोटल, तो इसके अंदर भी सेम वही होगा कि इसका भी कार्बोनाइल कार्बन यानी कि पहला कार्बन, कार्बन नंबर यहाँ पे जो सेकंड लास्ट बनेगा वो 4 बनेगा, उसके साथ बॉन्ड बनाएगा। तो इसके 4 कार्बन, पहला और चौथा कार्बन अटैच हो गए हैं ऑक्सीजन के साथ, और बाकी बिल्कुल सेम वही तरीका है। HO और OH की पोजीशन बिल्कुल सेम, जो लेफ़्ट साइड पे उसको ऊपर की तरफ लिखते हैं, तो ये भी वैसे ही बनेगा। क्योंकि इसके अंदर कार्बन कम थे और 4 कार्बन पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 5वां ऑक्सीजन होता है, तो इस वजह से ये 5 कॉर्नर वाला रिंग बनाता है जिसको हमने क्या नाम दिया था, राइबोफ्यूरानोज। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि फ्रुक्टोज का रिंग स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। ये सामने आपके फ्रुक्टोज का रिंग स्ट्रक्चर है।
फ्रुक्टोज जो है वो ग्लूकोज की तरह 6 कार्बन वाली ही एक मोनोसेक्राइड शुगर है। इसके अंदर भी 6 कार्बन है। अब आप यहाँ पे ये देखेंगे कि ग्लूकोज के अंदर 6 कार्बन थे तो उसने बनाया था ग्लूकोपाइरानोज यानी कि 6 कॉर्नर वाला रिंग बनाया था। फ्रुक्टोज के अंदर भी 6 ही कार्बन है, लेकिन ये 5 वाला क्यों बना रहा है राइबोज की तरह? तो इसकी रीज़न ये है कि ये एक कीटो शुगर है, यानी कि इसके अंदर जो कार्बोनाइल कार्बन था यानी कि कीटो ग्रुप वो यहाँ पे सेकंड नंबर पे है। तो हमने रिंग स्ट्रक्चर में यही पढ़ा था कि जो कार्बोनाइल कार्बन होता है वो सेकंड लास्ट के साथ अपना बॉन्ड बनाता है, उसकी ऑक्सीजन के थ्रू ये आपस में जुड़ जाएंगे। तो अब देखें यहाँ पे बेशक इसके अंदर 6 कार्बन है, लेकिन रिंग के अंदर जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो 4 कार्बन होंगे और एक तो ऑक्सीजन होती है। तो इसका कार्बन नंबर 2 जो कि कार्बोनाइल कार्बन है और कार्बन नंबर 5 जो कि सेकंड लास्ट कार्बन है, ये आपस में ऑक्सीजन के थ्रू अटैच हो जाएंगे। उनके अंदर एक CH2O ग्रुप अटैच होता था 5 के साथ। यहाँ पे ग्लूकोज की बात करें, लेकिन यहाँ पे 2 CH2O ग्रुप अटैच हैं, एक कार्बन नंबर 1 के साथ, एक और कार्बन नंबर 5 के साथ। तो रिंग के अंदर ये वाला जो है ये कार्बन नंबर 2 होगा यानी कि कार्बोनाइल कार्बन, जबकि ये सेकंड लास्ट कार्बन नंबर 5 होगा। इन दोनों के साथ CH2O ग्रुप है और इस तरह से इसका कुछ रिंग स्ट्रक्चर बनेगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं मोनोसेक्राइड में ग्लूकोज के बारे में कि ग्लूकोज का क्या रोल है, किस हालत में कहाँ पे पाया जाता है। ग्लूकोज जो है बेसिकली फ्री फॉर्म के अंदर भी पाया जाता है। फ्री फॉर्म का मतलब है कि अपनी ओरिजिनल हालत के अंदर किसी चीज़ के साथ अटैच हालत में नहीं है, बिल्कुल फ्री फॉर्म में। कुछ फ्रूट्स के अंदर पाया जाता है जिसके अंदर ग्रेप्स आ जाते हैं, फिग्स आ जाती हैं, डेट्स आ जाती हैं, जबकि ये कंबाइंड हालत में भी पाया जा सकता है। कंबाइंड स्टेट की इसकी एग्जांपल है ओलिगोसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड। 2 से 10 तक मोनोसेक्राइड आपस में जुड़ते हैं तो उसके अंदर क्या होता है, ओलिगोसेक्राइड बोलते हैं। पॉलीसेक्राइड में क्या है कि 10 से ज़्यादा मोनोसेक्राइड आपस में जुड़ते हैं जिसमें स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन आ जाते हैं। अब ये जब हाइड्रोलाइज किया जाता है इनको, ये इनसे ग्लूकोज प्रोड्यूस होता है। तो इनके अंदर भी ग्लूकोज है, लेकिन इसको हम फ्री स्टेट नहीं कहते, इसको कंबाइंड फॉर्म कहते हैं, क्योंकि इनके अंदर ग्लूकोज है वो आपस में जुड़ा होता है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के थ्रू, इसलिए इसको कंबाइंड फॉर्म कहते हैं। बाकी ब्लड के अंदर जो हमारे ग्लूकोज की कंसनट्रेशन है वो कितनी है, इंपॉर्टेंट MCQs है 0.08%। अब नेक्स्ट अगर ग्लूकोज की प्रोडक्शन की बात करें तो ग्लूकोज कहाँ पे प्रोड्यूस होता है, कैसे प्रोड्यूस होता है, तो ये हमें पता है कि ग्लूकोज जो है वो प्राइमरी प्रोडक्ट है फोटोसिंथेसिस का। पौधे फोटोसिंथेसिस को सिंथेसाइज करते हैं जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को वो यूज़ करते हैं। तो इक्वेशन इसकी कुछ इस तरह से बनेगी जिसके अंदर ग्लूकोज बनेगा। ग्लूकोज जब हम बॉडी के अंदर लेके जाते हैं तो इससे हमें जो एनर्जी मिलती है, तो इसके अंदर वो एनर्जी कहाँ से आती है, बेसिकली जो सनलाइट से एनर्जी आ रही है उसको ये अपने अंदर स्टोर कर लेता है केमिकल एनर्जी की शक्ल में। जब हम इसको ऑक्सीडाइज करते हैं बॉडी के अंदर ये टूटता है तो उससे इसके अंदर जो स्टोर्ड एनर्जी है वो हमारी बॉडी को ATP की फॉर्म में मिलती है। अब देखें कि अगर 10 ग्राम ग्लूकोज आप तैयार करना चाहते हैं तो इसके अंदर कितनी सनलाइट या कितनी एनर्जी यूज़ होती है, तो वो है कि 10 ग्राम ग्लूकोज को सिंथेसाइज करने के लिए 717.6 किलो कैलोरी जो सोलर एनर्जी है वो यूज़ होगी और इसकी केमिकल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगी। तो ये भी आपने याद रखना है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट MCQs है। तो यहाँ पे जो है मोनोसेक्राइड वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। मोनोसेक्राइड अलग से एक कंप्लीट लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे पूछा जा सकता है और कई बोर्ड्स के अंदर ये क्वेश्चन आ भी चुका है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम ओलिगोसेक्राइड की बात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।